हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हाई स्कूल के सामाजिक विज्ञान के दोस्तों मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जो है अगर आप जो है सामाजिक विज्ञान मेरे इस चैनल से पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि 70 में से जो है आपको 65 नंबर तो जो है मिल ही जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। सामाजिक विज्ञान में सिर्फ आपको करा पाऊंगा हाई स्कूल का, और इसके बाद जो है मैं आर्ट्स के जो इंटर के सब्जेक्ट होते हैं मैं वो पढ़ाता हूँ। तो मैंने जो है जब आर्ट्स का इंटर वाला पढ़ा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो है हाई स्कूल का भी पढ़ा दीजिए, तो मैं हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान आपको करा सकता हूं। और सामाजिक विज्ञान में इस बात की पूरी गारंटी कि 65 नंबर जो है आपको अचीव करवा देंगे। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सेलेक्ट किया है, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो आपका पक्का है कि 65 नंबर आएगा और आपके स्कूल से 30 नंबर आपको मिल जाता है। तो 65 और 30 95, और 100 में से अगर 95 नंबर पाते हैं तो कम नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एक एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करें। यहाँ पे चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ये बन जाता है कि सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सत्ता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सत्ता का मतलब ये था जो सरकार है, जिसकी सरकार है उसी की सत्ता है, जिसी की सत्ता है उसी की सरकार है। बस इतना समझ में लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी में सरकार की अलग अलग स्तर पर बंटा होना, जिससे कार्य सुचारू रूप से चल सके जो है उसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपको इसको एक लाइन में समझा तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे सरकार होती है, सरकार में जैसे केंद्र सरकार हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है राज्य सरकार की, फिर इसके बाद बात आती है स्थानीय सरकार की। तो इस प्रकार से जब सत्ता बटी होती है तो ये पूरी जो प्रक्रिया है सरकार की, इसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। क्योंकि सरकार की जो सत्ता होती है वो अलग अलग जो है क्षेत्रों के आधार पर बटी होती है या फिर अलग अलग स्तरों में बटी होती है, तो उसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि 20 नंबर का आपके ओएमआर सीट पे सवाल पूछा जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनको समझना। सबसे पहले देखिए जितने इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय सवाल बन सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जाएगा कि श्रीलंका के जो है आज़ादी कब मिली, श्रीलंका आज़ाद कब हुआ या फिर श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ। तो ध्यान रखेंगे भारत की आज़ादी के एक साल बाद यानी 1948 में जो है आज़ादी मिली किसको, श्रीलंका को। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1948, ठीक है, 1948। तो यहाँ पे 1948 आप ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र बना कौन, श्रीलंका बना। 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कौन थे, कौन से समुदाय के लोग थे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे सिंघली समुदाय के लोग, ठीक है। सिंघली समुदाय के लोग जो हैं ये श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था, और बहुसंख्यकवाद होने की वजह से जो है सिंघली समुदाय का जो है सरकार बनती है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि श्रीलंका सिंघली भाषा को राजभाषा कब घोषित करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1956 में, ठीक है, 1956 यानी 1956 में जो है राजभाषा घोषित कर देता है श्रीलंका अपने जो है सिंघली भाषा को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट, श्रीलंका जो है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, ये बहुविकल्पीय सवाल में पूछा जा सकता है। श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, ठीक है। पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो हुआ करती थी, लेकिन इसका नाम जो है चेंज हुआ है, अब इसका नाम श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेल्जियम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की राजधानी क्या है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे हो गया। दोस्तों ये दोनों की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि श्रीलंका किस महाद्वीप में आता है और बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा श्रीलंका कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है, जस्ट भारत के नीचे ही है, और बेल्जियम जो है ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है।
कहाँ पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। तो इस प्रकार से जो है आपको ये भी पता होना चाहिए किस महाद्वीप में है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इसका क्या जवाब लिखेंगे? देखिए, श्रीलंका से संबंधित जो है, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पर टिप्पणी लिखिए, या श्रीलंका के बारे में कोई भी सवाल पूछता है श्रीलंका से संबंधित, तो आप जो है इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। जैसे देखिए, श्रीलंका की पूरी कहानी मैं कुछ समझा दे रहा हूँ। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा। यानी जो श्रीलंका था ये 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, और श्रीलंका में जो सबसे ज़्यादा समुदाय के लोग रहते थे वो सिंहली समुदाय के लोग रहते थे, और इनकी बहुसंख्यकवाद होने के कारण, यानी बहुसंख्यक मतलब बहुत सी संख्या में होना, ठीक है, इसलिए बहुसंख्यकवाद कहा गया है। तो बहुत सी संख्या में सिंहली समुदाय होने के कारण इन्होंने जो है अपना शासन जमाना चाहा। इसके बाद लिख सकते हैं कि 1956 में एक कानून बनाया गया था। कानून क्या बनाया गया था? 1956 में एक कानून बनाया गया कि जो सिंहली है उसको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे और लिख सकते हैं कि 1956 में बने कानून में सिंहली समुदाय को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, श्रीलंका की कहानी के बारे में आपको लिखना है कि 1956 में जो कानून बनाया गया था उसमें राजभाषा तो घोषित किया गया जो सिंहली समुदाय थे। इसके बाद क्या किया गया कि इनको जो है विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई कि जो सिंहली समुदाय के लोग हैं इनको सबसे पहले एडमिशन विश्वविद्यालय में दिया जाएगा और सबसे पहले नौकरी इन्हीं को मिलेगी, बाद में अन्य किसी समुदाय को मिलेगी। तो इनको जो है 1956 में बने कानून में जो है एक वरीयता दी गई। आगे देखते हैं कि संविधान में बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा दिया गया है। अगर आपसे सवाल पूछ लेगा कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। आगे देखिए, इसमें तमिलों को लगा कि उनके साथ मतभेद या जो है भेदभाव हो रहा था, जिसके कारण तमिल और सिंहलियों में तनाव बढ़ता चला गया। आपको बता दें कि भारत से जो है, जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो भारत से जो है अंग्रेज श्रीलंका में तमिलों को ले जाकर जो है वहाँ पे चाय की खेती करवाते थे श्रीलंका में, ठीक है। तो जब वहाँ चाय की खेती करवाते थे तो वहीं पे जो है भारतीय तमिल रहने लगे, वहाँ पे निवासी बन गए, वहाँ पे रहने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि जब भारतीय तमिल वहाँ पे रहने लगे, धीरे धीरे जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में 1948 में, तो वहाँ पे तमिलों की संख्या कम थी, सिंहलियों की संख्या ज़्यादा थी। इसीलिए जो है सिंहलियों ने अपने आप को हमेशा वर्चस्व में रखना चाहा। यानी कहने का तात्पर्य है कि सिंहली जो है नौकरी में सबसे प्राथमिकता इनको दी गई, विश्वविद्यालय में पढ़ने की प्राथमिकता इनको दी गई, सिंहली की जो भाषा थी उनको राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी जो तमिल थे, जो भारतीय तमिल थे, इनको दरकिनार कर दिया गया। जो वहाँ पे कुछ मुस्लिम थे उनको दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ किसको देखा गया? तो सिंहली समुदाय को देखा गया। इसीलिए जो वहाँ के तमिल थे और सिंहलियों के बीच में एक दरार हो गया और यहीं से शुरुआत होती है श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच में घमासान युद्ध। इसके बाद दोस्तों ये कारवां चलता है कुछ दिन तक। इसके बाद जो 1980 के दशक में उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल, जिसे इल्म कहा जाता है, यानी सरकार बनने की मांग के, तो इन्होंने क्या किया कि जो 1980 के दशक में जो है उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में तमिलों ने सरकार बनाने की मांग की। आगे देखिए कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनको लेकर राजनीतिक संगठन बनाए गए। इस राजनीतिक सत्ता के कारण श्रीलंका दोनों समुदायों के बीच टकराव बढ़ता चला गया और यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और अनेक परिवार अपने मुल्क छोड़कर भाग गए। श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ वो 2009 में समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में और बहुसंख्यकवाद से संबंधित सवाल पूछता है तो आप इसे आसानी से लिख सकते हो। बस एक कहानी की तरह समझ जाना, जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम के माध्यम से थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से मान लीजिए ये
ऐसे भारत है, भारत के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। अब श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में जो है यहाँ पे कुछ भारतीय तमिल थे, ठीक है, और यहाँ पे 74% जो है सिंहली समुदाय के लोग थे। तो 74% पे सिंहली समुदाय होने के कारण जो है सबसे ज़्यादा वरीयता सिंहली समुदाय को ही दिया जाता था। तो दोस्तों ये था श्रीलंका के संबंधित जो है कुछ प्रश्न। अगर कोई भी प्रश्न आता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यावाद होने का कारण क्या है, तभी जो है आप आंसर यही लिख सकते हैं, आपका पूरा जो है आंसर परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं अब बेल्जियम। अगर बेल्जियम के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो बेल्जियम के बारे में जो है आप इस पूरी कहानी को लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा एक द्वीप है। क्या है? छोटा सा एक द्वीप है जो क्षेत्रफल में हरियाणा से भी कम है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल से हरियाणा से कम है बेल्जियम, हरियाणा से कम है। ये भी बहुविकल्पी में सवाल पूछा जा सकता है कि बेल्जियम जो है हरियाणा से कम है या अधिक है या बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हरियाणा से क्षेत्रफल में कम है। आगे बात करते हैं, बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। अगर आप मानचित्र को देखते हैं तो मानचित्र में आपको दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। दोस्तों आप ये यूरोप का मानचित्र देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बेल्जियम दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये है बेल्जियम, ठीक है। और बेल्जियम की राजधानी देखिए ब्रुसेल्स यहाँ पे लिखा गया है। और बेल्जियम की जो सीमाएं हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फ्रांस हो गया इधर, ठीक है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देख लीजिए फ्रांस हो गया, और यहाँ पे देखिए लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है, ये लग्जमबर्ग हो गया, और यहाँ पे आप नीदरलैंड दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है नीदरलैंड, ठीक है। तो जो इसकी सीमाएं हैं, जो सीमाएं इसकी लगती हैं, वो देखिए आपके फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, और यहाँ पे देखिए जर्मनी से इसकी सीमाएं जो हैं लगती हैं। तो ये तो बात हो गई बेल्जियम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बेल्जियम की जो सीमाएं हैं फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग से लगती थी, जो मैंने अभी की मानचित्र आपको दिखाया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेल्जियम और श्रीलंका में थोड़ा सा अंतर क्या था, अंतर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया था। श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका में दोस्तों बहुसंख्यकवाद था, ठीक है, यानी वहाँ पे सिंहली समुदाय के लोग ज़्यादा थे और इसीलिए वहाँ पे पक्षपात हो रहा था कि सिर्फ जो है सिंहली समुदाय को ही जो है वरीयता मिलती थी, नौकरी मिलती थी, उनको जो है विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता था। हमारे मतलब ये कि सारी सुविधाएं जो है सिंहली समुदाय को ही मिलता था। जो वहाँ पे मुस्लिम थे, जो तमिल थे, उनको दरकिनार किया गया था। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं था। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका में जो हुआ था उससे अलग रास्ता अपनाया है। क्या रास्ता अपनाया है? बेल्जियम में क्षेत्रीय भिन्नताओं और संस्कृति भिन्नताओं के आधार स्वीकार किया है कि बेल्जियम में अलग अलग प्रकार के जो है लोग रहते हैं, उनकी जो है संस्कृति अलग अलग है। तो उन्होंने ये माना, ये अपनाया 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान संशोधन में जो है 4वें संशोधन में जो है उन्हें संशोधन किया। और इस बात के लिए संशोधन किया गया किसी भी व्यक्ति को जो है बेगानेपन का एहसास ना हो और मिलजुल कर वो रहें, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि संविधान संशोधन किया गया कि कोई भी जो है बेल्जियम का नागरिक बेगानेपन का मतलब अलग रहने का एहसास ना करे, हम सब एक हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि केंद्रीय सरकार में डच, फ्रेंच भाषी मंत्री को जो है संख्या समान रहेगी। दोस्तों बात करें यहाँ पे कि केंद्रीय सरकार, जैसे इसमें सरकार को बांट दिया गया, सत्ता की साझेदारी का मतलब वही होता है कि सरकार का बटा होना। तो यहाँ पे कहा गया डच, ठीक है। देखिए डच जो होता है ये नीदरलैंड, ठीक है, इसके जो नाम है ये नीदरलैंड के रहने वालों को डच कहा जाता है, डच डोंट टच, ठीक है, डच कहा जाता है। और यहाँ पे फ्रांस के रहने वालों को फ्रेंच भाषी लोग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार में जो है डच भाषा के लोग, जो डच भाषा बोलते हैं वो लोग रहेंगे, और जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी मंत्री की संख्या समान रहेगी। मतलब यहाँ पे पक्षपात नहीं किया गया है, इन्होंने कहा है कि भैया दोनों लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के क्षेत्रीय इलाकों को सुपुर्द डिलीवर कर दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि केंद्र सरकार के जो अनेक शक्तियाँ हैं, जो कुछ और शक्तियाँ हैं, वो क्षेत्रीय इलाकों में जो है सुपुर्द कर दिया गया है, डिलीवर कर दिया गया है, ताकि जो है अपने क्षेत्र की सरकार सत्ता जो है वहाँ के स्थानीय लोग ही उसको संभालें, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया है
कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसमें दोनों सरकार के प्रतिनिधित्व हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा स्थानीय सरकारें भी है। तो यहाँ पे सरकार जो है इस प्रकार से बटी हुई है, और जब बटी हुई सरकार होती है तो इसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। छोटा सा एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए, आप आसानी से समझ जाएंगे। ये बेल्जियम का छोटा सा नक्शा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ब्रुसेल्स है, इसकी राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये फ्रेंच भाषी के लोग हैं जिसमें फ्रांस के लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नीदरलैंड, ठीक है, यानी हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिससे डच भाषी के लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लग्जमबर्ग में लग्जमबर्ग के लोग हैं, और छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा जर्मन भाषा के लोग वाले यहाँ पे हैं। तो सबको जो है मिला जुला के सबको वरीयता दिया गया है। श्रीलंका की तरह बहुसंख्यकवाद नहीं हुआ है, बेल्जियम में कुछ अलग किया गया है, सत्ता की साझेदारी को बांट दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ पे देख लीजिए, सवाल है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि जो मॉडर्न ज़माना जो चल रहा है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जो है सत्ता की साझेदारी को अलग अलग तरीके क्या है, कैसे सत्ता की साझेदारी अलग अलग बटी हुई है, उसके बारे में बताया गया है। तो पहला हेडिंग लिखेंगे विभिन्न स्तरों पर सरकार, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसे कि भारत में देखा जाए, भारत में केंद्र सरकार है, सभी जानते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार है, इसके बाद राज्य सरकार है, इसके बाद दोस्तों स्थानीय सरकार है। तो भारत में जो है यहाँ पे लोकतंत्र है, और यहाँ लोकतंत्र के आधार पर सरकार बटी हुई है, जैसे बेल्जियम में था, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी है। तो यहाँ पे वही कहा गया कि विभिन्न स्तरों पर सरकार का बटा होना, ये सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसमें, सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हो जाता है, जिसमें केंद्र यानी जिसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें होती हैं। जैसे मिल दोस्तों लिख सकते हैं भारत और बेल्जियम। श्रीलंका में तो बहुसंख्यकवाद था, लेकिन जो है यहाँ पे भारत और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग में कौन है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, विधायिका का मतलब होता है विधि यानी कानून का निर्माण करने वाला, विधायिका होता है। कार्यपालिका ने कानून जो है लागू करने वाला कानून जो है कार्यपालिका हो गया, और न्यायपालिका जो न्याय दिलाती है वो न्यायपालिका हो गया। तो इस प्रकार से सरकार के 3 अंग जो है सत्ता के साझेदारी में काम करती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट और ले सकते हैं, विभिन्न जातीय भाषाई समूह के आधार पर सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इसमें क्या ले सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बेल्जियम है। अब जो अपने भाषाई समूह के आधार पर सत्ता में बंटवारा किया है, जो डच वाले बोलने वाले हैं, फ्रांसीसी भाषी यानी फ्रेंच बोलने वाले हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। तो इस प्रकार से जर्मनी में जो है बेल्जियम ने अलग अलग भाषाओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर उनको सत्ता को बांटा हुआ था, जिस प्रकार से जो है उन्होंने कहा था कि जो है हम अपने जो हमारे देश के लोग हैं वो बेगानेपन का एहसास न करें, सभी लोग एक समान हैं। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था पहले चैप्टर का, बस आप इतना पढ़ लीजिए, पक्का है कि इसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।